Hello student, myself Puneet Pandey, your faculty of Ecology and Environment. Today we are going to discuss some important questions which are related to the ecology and environment. So let's start our session. The first question is, consider the following statements. लिखित कथनों पर विचार कीजिए. Statement number 1. National park enjoy a greater degree of protection than sanctuaries. And the second statement says, only the state government can declare a national park. So let's discuss about these two statements. नेशनल पार्क enjoys a greater degree of protection than sanctuaries, यानी कि राष्ट्रीय उद्यानों को अभ्यारण्यों की तुलना में ज्यादा संरक्षण प्राप्त होता है. तो जो देखिए ऐसा है कि जो सेंचुरीज होती हैं, सेंचुरीज आर मोर लिबरल प्लेसेस. यहाँ पर अपेक्षाकृत जो प्रोटेक्शन है वो वाइल्ड लाइफ को अपेक्षाकृत कम मिलता है. नेशनल पार्क में प्रोटेक्शन ज्यादा होता है. रीजन है यहाँ पर जो ह्यूमन एक्टिविटीज है नेशनल पार्क के अंदर, जो इंसानों की जो क्रियाविधि है उनके ऊपर प्रतिबंध बहुत ज्यादा मात्रा में यहाँ पे प्रतिबंध होता है. ठीक है, जबकि सेंचुरीज में काफी सारी एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज और इंसानों के द्वारा की जाने वाली क्रियाएं, ह्यूमन एक्टिविटीज, उनकी इजाजत होती. तो सेंचुरीज आर मोर लिबरल. नॉर्मली सेंचुरीज का साइज भी काफी छोटा होता है और नेशनल पार्क जो होते हैं यहाँ पर जो है आपके ऊपर जो प्रतिबंध हैं वो ज्यादा होते हैं. वाइल्ड लाइफ का कंजर्वेशन यहाँ पे ज्यादा अच्छी तरह से किया जा सकता है. तो ये पहला स्टेटमेंट जो है दैट इज करेक्ट कि नेशनल पार्क एंजॉयज अ ग्रेटर डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन देन सेंचुरीज. द सेकंड स्टेटमेंट सेज दैट ओनली द स्टेट गवर्नमेंट कैन डिक्लेयर अ नेशनल पार्क. ये पूरी तरह से सही स्टेटमेंट नहीं है. स्टेट गवर्नमेंट के साथ साथ जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, दैट इज अ सेंट्रल गवर्नमेंट, वो भी जो है नेशनल पार्क की घोषणा स्टेट किसी पर्टिकुलर एरिया को नेशनल पार्क घोषित कर सकती है. बिकॉज जो नेशनल पार्क होता है ये बेसिकली वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत इसकी स्थापना की जाती है और इसकी स्थापना करने का जो बेसिक अधिकार है वो हम स्टेट गवर्नमेंट को दिया गया है. लेकिन चूंकि जो आपका जंगल है, जो फॉरेस्ट है, और प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड्स, ये दोनों चीजें जो है, ये दोनों जो एंट्रीज हैं, ये दोनों एंट्रीज जो है कॉन्करेंट लिस्ट में आती हैं. तो ये बेसिकली स्टेट के जुरिडिक्शन में भी आ जाता है और सेंटर के जुरिडिक्शन में भी आ जाता है. तो स्टेट के साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो भी नेशनल पार्क की स्थापना कर सकती है. ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट नंबर 2, दैट इज नॉट करेक्ट. स्टेट गवर्नमेंट के साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसकी स्थापना कर सकती है. तो सही जवाब आपका हो जाएगा ओनली 1. ठीक है, केवल एक. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए मूव करते हैं. विच ऑफ अमंग द फॉलोइंग गैसेस इज प्रोड्यूस्ड इन द राइस फील्ड या पैडी फील्ड एंड कंट्रीब्यूटेड टू ग्लोबल वार्मिंग. निम्नलिखित में से कौन सी गैस धान के खेतों में उत्पन्न होती है और ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी मेथेन, ऑप्शन सी नाइट्रस ऑक्साइड एंड ऑप्शन डी दैट इज हाइड्रोजन सल्फाइड. तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी मेथेन. मेथेन ऑल्सो नोन एज CH4. तो ध्यान दीजिएगा, अगर कोई भी जगह ऐसी जहां पर ऑर्गेनिक मैटर है, कैसा पदार्थ है? ऑर्गेनिक यानी कि कार्बनिक पदार्थ है. और कार्बनिक पदार्थ का निर्माण नॉर्मली नेचुरल कंडीशंस में केवल जीवित जो शरीर है वही कर सकता है. ठीक है, तो जैसे ऑर्गेनिक मैटर है या कार्बनिक पदार्थ है, जैसे कि आप कह सकते हैं पेड़ पौधों का कूड़ा है, किसी भी तरह का लिटर है, ठीक है, ये सारी सामान जो है वहां पर अगर है और उसमें उसको उसके ऊपर कौन एक्शन कर रहा है, उसको नष्ट करने का काम कौन कर रहे हैं? दैट पर्टिकुलर थिंग्स आर ब्रेक डाउन बाय बैक्टीरिया. लेकिन ध्यान दीजिए, ऑक्सीजन जो है वहां पर कम होनी चाहिए. जो बैक्टीरिया हैं होंगे फिर कैसे होंगे? दीज बैक्टीरिया आर ऑफ एनारोबिक टाइप. ठीक है, कैसे बैक्टीरिया है? एनारोबिक यानी कि अवायवीय श्वसन करने वाले बैक्टीरिया. तो 3 स्थितियां दिखाई पड़ती. पहली चीज, स्थान विशेष में ऑर्गेनिक मैटर यानी कार्बनिक पदार्थ होना चाहिए. दूसरी चीज है कि वहां पर एनारोबिक बैक्टीरिया होने चाहिए यानी कि अनॉक्सिक श्वसन करने वाले बैक्टीरिया होने चाहिए. और तीसरी चीज, ऑक्सीजन की कमी होनी चाहिए. अगर ये तीनों स्थितियां मिल जाती तो ऑर्गेनिक पदार्थ, जो कार्बनिक पदार्थ है, वो नष्ट होकर क्या बनाना शुरू कर देगा? मेथेन का निर्माण करने लगेगा. ठीक है, तो जो हमारा जो धान का खेत होता है, धान के खेत में हमें पता है पानी भरा रहता है. ठीक है, पानी भरा है धान के खेत में, और जो यहाँ पर जितना भी तरह का कार्बनिक पदार्थ है उसको ऑक्सीजन जो है प्रचुर मात्रा में मिल रही है. ऑक्सीजन की क्या है? कमी है. तो ये सारा सामान जो पानी के नीचे का सारा सामान है, इसके ऊपर कौन एक्शन अटैक करेगा? दैट पर्टिकुलर थिंग गेट अटैक्ड बाय बैक्टीरिया, और एक गैस निकलना शुरू होगी धान के खेत से. वो कौन सी गैस होगी? दैट इज
मीथेन। ठीक है, तो ये सवाल कई बार पूछा जाता है कि धान के खेत से कौन सी गैस निकलती है जो कि ग्लोबल वार्मिंग कॉज करती है। द राइट आंसर इज मीथेन। ठीक है, मीथेन निकलती है और इसके पीछे रीजन है कि वहां पे ऑक्सीजन की कमी होगी, पानी का भराव ज्यादा है, और दूसरी वहां पे जो बैक्टीरिया है दीज आर स्पेशल काइंड ऑफ बैक्टीरिया, दीज आर नोन एज मेथनोसोमोनास, या फिर हम कह सकते हैं एनारोबिक बैक्टीरिया है, ऑक्सीजन की कमी में वाले वातावरण में जीवित रहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। रिसेंटली इंडोनेशिया moved its capital from Jakarta to Nusantara. Nusantara is located on which island? तो अभी ये बहुत न्यूज में रहा है ये पर्टिकुलर की जो सेक्शन है कि इंडोनेशिया जो एक देश है उसने अपनी राजधानी बेसिकली जो है उसने अपनी राजधानी जकार्ता, जो वर्तमान में राजधानी है दैट इज जकार्ता, और जकार्ता से उसने अपनी राजधानी जो है वो दूसरे द्वीप पे ट्रांसफर कर दी और उस नई राजधानी का नाम है दैट इज नोन एज नूसंतारा। ठीक है, तो जकार्ता से राजधानी जो है शिफ्ट कर गई कहां पर, नूसंतारा में चली गई है। और ये पूछ रहा है कि नूसंतारा किस द्वीप या आइलैंड पर स्थित है। तो ऑप्शन ए इज जावा, ऑप्शन बी इज बोर्नियो, ऑप्शन सी सुमात्रा और ऑप्शन डी इट इज सुलवासी। तो राइट आंसर इसका है द ऑप्शन बी, बोर्नियो। ठीक है, तो इंडोनेशिया ने अपनी राजधानी जो है वो जकार्ता से बोर्नियो आइलैंड के नुसंतारा में शिफ्ट की है। और इसके रीजन है कि जो आपका जकार्ता है, जकार्ता में जल भराव की समस्या बहुत ज्यादा हो रही है, पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से ओवर क्राउडिंग यहाँ पर ज्यादा हो रही है, और धीरे धीरे जकार्ता जो है वो दलदली क्षेत्र में परिवर्तित होता जा रहा है और ये धीरे धीरे धंसता जा रहा है, यानी कि इसके अंदर पानी का भराव ज्यादा हो रहा है। इस वजह से इन सारी वजहों को देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडोनेशिया ने राजधानी को जकार्ता से शिफ्ट करना शुरू कर दिया है कहां पर, नुसंतारा, जिसमें भी काफी समय लगेगा। 2045 से लेकर 2050 के आसपास जो है पूरी की पूरी शिफ्टिंग हो पाएगी, लेकिन वहां की पार्लियामेंट ने इसको लेकर प्रस्ताव घोषित कर दिया है और ये जो प्रोग्राम है कई चरणों में अब ये राजधानी जो है जकार्ता से नुसंतारा की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन है a species whose addition or loss from an ecosystem lead to major changes in the occurrence of at least one other species is known as option A foundation species, option B keystone species, option C flagship species and option D is genetic species। तो एक ऐसी प्रजाति जिसकी प्रचुरता या जैव भार में अल्पता यानी जरूरत से ज्यादा या जरूरत से कम प्रचुरता या अल्पता के बावजूद वह पारिस्थितिकी तंत्र पर अपना प्रभाव दर्शाती है, और ऐसी स्पीशीज को हम कहते हैं दीज आर नोन एज की स्टोन स्पीशीज। तो की स्टोन स्पीशीज कैसी स्पीशीज होती हैं? कुछ विशेष प्रकार की जातियां जिनका बायोमास या जिस पर्टिकुलर इकोसिस्टम में वो पाई जाती वहां पर ये बहुत ज्यादा डोमिनेंट स्पीशीज तो नहीं होती, इनकी मात्रा जो है उस जगह पर इकोसिस्टम पारिस्थितिकी तंत्र में क्या होती, काफी कम होती, बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग तो नहीं होती। लेकिन अगर इन स्पीशीज की बायोमास में या इनकी इनकी हम कह सकते हैं इनकी मात्रा में तो ये बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर इनकी संख्या में कमी कर दी जाए या बढ़ोतरी कर दी जाए तो ऐसी स्थिति में पारिस्थितिकी तंत्र पे बहुत ज्यादा प्रचुर प्रभाव डालती है। जैसे कि एग्जांपल हम ले लेते हैं, रेन फॉरेस्ट है, ठीक है, दैट इज अ रेन फॉरेस्ट। और रेन फॉरेस्ट या हिंदी में कहते हैं वर्षावन। वर्षावन में विशेष प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं और इन वृक्षों को कहा जाता है फिग या अंजीर। ये अंजीर के पेड़ हैं और अंजीर के जो ये पेड़ हैं ये क्या काम करते हैं कि जब ड्राई मंथ होगा, कैसा मंथ है, ड्राई मंथ, ड्राई मंथ में बेसिकली जो है कि किसी भी तरह का भोजन का की उपलब्धता इस वर्षावन में होती नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जितने भी तरह के जीव जंतु हैं, जैसे कि बंदर हैं, जैसे कि चिड़िया हैं, अलग अलग तरह की बर्ड्स वगैरह हैं, वो सारे के सारे जीव जो हैं इन्हीं फिग के यानी कि अंजीर के पेड़ पे भोजन के लिए डिपेंडेंट हो जाते हैं। ठीक है, अब अंजीर के पेड़ों की मात्रा जो है वर्षावन में इतने ज्यादा मात्रा में तो ये पेड़ होते नहीं है। अगर हम क्या करें कि अंजीर के पेड़ों को वहां से हटा दें, उनको नष्ट कर दें, अंजीर के पेड़ को हम काटकर वर्षावन से निकाल दें, तो जब ड्राई मंथ आएंगे, जब ऐसा मौसम आ जाएगा जब खाने की कमी होगी, तो ऐसी स्थिति में जितने सारे जीव जो हैं इस वृक्ष पर भोजन के लिए निर्भर रहते हैं उन सभी की या तो मृत्यु हो जाएगी या तो उनकी जनसंख्या कम हो जाएगी। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि की स्टोन स्पीशीज ये एक ऐसी जाति होती है जो कि जैव भार में तो कम होती, जिसका अगर हम बात करें वर्षावन में, तो वर्षावन में जो हमारे अंजीर के पेड़ हैं इनकी मात्रा तो बहुत अपेक्षाकृत कम है,
लेकिन इन पेड़ों का जो प्रभाव है वर्षा वन के जो इकोसिस्टम के मेंटेनेंस के लिए क्या है, काफी ज्यादा है, काफी बड़ा प्रभाव है। तो ऐसी जाति जो कि मात्रा में तो कम हो लेकिन उसका प्रभाव क्या हो इकोसिस्टम पे बहुत ज्यादा हो, ऐसी जाति को हम कहते हैं दैट इज नोन एज keystone species, a species whose addition to or loss from an ecosystem leads to major changes in the occurrence of at least one other species is known as, these are known as keystone species। तो इसका सही जवाब हो जाएगा keystone species। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। The next question is what do we call the natural environment of organism or community। तो किसी भी जीव या समुदाय के प्राकृतिक वातावरण को या प्राकृतिक वातावरण को हम क्या कहते हैं, और इसमें 4 ऑप्शन है और these are known as habitat, biome, niche and shelter। तो सही इसका जवाब होगा, the right answer is habitat। जहां पर कोई भी जीवधारी रहता है अपने प्राकृतिक वातावरण में, कॉमन सेंस की बात है, उसको क्या कहेंगे, दैट इज नोन एज हैबिटेट। ठीक है, तो किसी जीवधारी के नेचुरल एनवायरनमेंट जहां वो रहता है उसे हम उसका हैबिटेट कहेंगे। जैसे कि मछली का हैबिटेट क्या होगा, दैट इज अ पॉन्ड, तालाब, उसका प्राकृतिक वातावरण है जहां पर मछली निवास स्थान करती है। टाइगर का नेचुरल हैबिटेट क्या है, दैट इज अ जंगल, वहां पर वो रहता है। और ऐसे प्राकृतिक एनवायरनमेंट को जहां पर वो जीव रहता है उसे उसका आवास स्थान, निवास स्थान या हैबिटेट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इको जोन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इको जोन। स्टेटमेंट नंबर 1, दे आर ब्रॉड बायोजियोग्राफिकल रेल्म्स विद रिलेटिव सिमिलर फ्लोरा एंड फौना। वे अपेक्षाकृत समान वनस्पतियों और जैवों के साथ व्यापक जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं। दे सेकंड नंबर स्टेटमेंट नंबर 2, दे आर बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल एंड इवोल्यूशनरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल। तो देखिए इसमें जो इसका जो सही जवाब है ये होगा ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2, ये दोनों सही है। तो ऐसा क्यों है, और पहले समझते हैं इकोजोन कैसे है। तो हमने जो वैज्ञानिकों ने पृथ्वी को अलग अलग क्षेत्रों में बांट रखा है, जैसे कि नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पर विशेष प्रकार के वनस्पति और पेड़ पौधे पाए जाते हैं। साउथ अमेरिका, यहाँ पर अलग तरह के वनस्पति और पेड़ पौधे पाए जाते हैं। अफ्रीका में सभी को पता है पेड़ पौधे और वनस्पति कैसे हैं, अलग प्रकार के हैं। और सबसे अलग जहां पे कंगारू मिलता है वहां पर दैट इज ऑस्ट्रेलिया में जीव जंतु कैसे हैं, एकदम विभिन्न प्रकार के। तो इको जोन जो है, पहली बात तो क्या है, ये लैंड सरफेस का, किस जगह के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, लैंड सरफेस या स्थल जो होता है, किसी जो पृथ्वी का स्थल है, स्थल का एक बहुत बड़ी इकाई होती है जिसे हमने वहां पर उपस्थित वनस्पतियों, अब देखो यहां से लाइन अगर हम खींचे ऑस्ट्रेलिया से, तो ऑस्ट्रेलिया पूरा अलग, ये हो गया हमारा एक इको जोन। यहाँ पे क्या मिलते हैं, स्पेशल तरह के कंगारू और स्पेशल तरह के वृक्ष मिलेंगे। फिर आपका जो आपका अफ्रीका वाला सेक्शन है उसको आपने अलग कर दिया, ये इको जोन नंबर हो गया 2। इसी तरह से साउथ अमेरिका जहां पे ब्राजील वगैरह है, ये हो गया इको जोन नंबर 3। तो ये बहुत बड़े पृथ्वी के लैंड सरफेस या स्थल के जो सतह के हिस्से हैं जो कि जिनका आकार क्या होता है, काफी बड़ा होता है। और यहाँ का जो फ्लोरा है, फ्लोरा मतलब होता है प्लांट, फ्लोरा किसे कहते हैं, दीज आर नोन एज प्लांट। और फौना यानी कि एनिमल, ये विशेष प्रकार के यहाँ पर फ्लोरा और फौना यानी कि प्लांट और एनिमल पाए जाते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के प्लांट और एनिमल अलग तरह के हैं, अफ्रीका के अलग और अमेरिका के अलग, यानी कि ये तीनों अलग अलग तरह के इकोजोन है। ये बड़े क्षेत्र हैं कि छोटे क्षेत्र हैं, तो जाहिर सी बात है कैसे क्षेत्र है, ये छोटे क्षेत्र हैं। और इनका जो विभाजन है वो कैसा वैज्ञानिकों ने किया, दे आर बेस्ड ऑन द हिस्टोरिक एंड इवोल्यूशनरी डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में किसका विकास हुआ, इवोल्यूशन हुआ कंगारू का। और अगर हम अफ्रीका में या हम ब्राजील में कहें तो वहां पर अलग तरह के जीवों का विकास हुआ। तो क्या ये इकोजोन का निर्माण करते वक्त ऐतिहासिक और विकासवादी वितरण पर ध्यान रखा जाता है, तो जवाब है हाँ। जब भी हम इनका निर्माण करते हैं तब हम जो है इस चीज का ध्यान रखते हैं कि यहाँ पर जो पौधे पाए जाते हैं या एनिमल्स प्लांट और एनिमल्स पाए जाते हैं वो एक ही प्रकार के पाए जाते हो, उनका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, उनका हिस्टोरिकल डेवलपमेंट और उन जीवों का इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट जो है लगभग एक जैसा रहा हो। तो इस तरह से अगर हम देखें तो ये हमारा जो ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2, ये बेसिकली दोनों स्टेटमेंट जो हमारे सही हो जाते हैं। और इस तरह से जो 6th क्वेश्चन है इसका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बोथ 1 and 2 बोथ आर राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स।
Nurdles are tiny plastic pellets that are used as a raw material for the most of the plastic product. Nurdles are made up of tetrafluoroethylene, Teflon and Bakelite. Nurdle buildups in food chain and causes environmental pollution. तो चलिए देखते हैं नर्डल्स क्या होते हैं। तो किसी भी तरह का प्लास्टिक का सामान बनाने से पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं, छोटे छोटे उसके प्लास्टिक के कण आते हैं। ठीक है, कण है या छोटे छोटे थर्रे जैसे आप कह सकते हैं, ये छोटे छोटे कण मिलते हैं, कच्चा माल इसको कह सकते हैं, रॉ मटेरियल प्लास्टिक का। और जब भी इससे कोई सामान बनाना होता है तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम गर्म कर देते हैं और गर्म करके सांचों में ढालकर हम इससे अपनी मनपसंद का कोई ना कोई सामान बना लेते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 पे चलते हैं। नर्डल्स क्या है? दीज आर टाइनी प्लास्टिक पेलेट्स, ये बेसिकली छोटे प्लास्टिक के कण होते हैं। क्या ये बात सही है? तो जवाब है हाँ, ये सही है। दैट आर यूज एज अ रॉ मटेरियल फॉर मोस्ट ऑफ द प्लास्टिक प्रोडक्ट, जिनका प्रयोग बहुत सारे प्लास्टिक के उत्पाद के रॉ मटेरियल या कच्चे माल के तौर पे होता है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। नर्डल आर मेड अप ऑफ टेट्राफ्लोरोएथिलीन, टेफ्लॉन एंड बेकेलाइट। तो ध्यान दीजिए, नर्डल जो है बेसिकली टेट्राफ्लोरोएथिलीन और टेफ्लॉन वगैरह के और टेट्राफ्लोरोएथिलीन के तो बने होते हैं, लेकिन ये टेफ्लॉन और बेकेलाइट से इनका निर्माण नहीं किया जाता है। तो बेसिकली टेट्राफ्लोरोएथिलीन जो है वो सही है, जबकि टेफ्लॉन और बेकेलाइट इन सबसे नर्डल्स का निर्माण नहीं किया जाता। नर्डल बिल्ड्स अप इन फूड चेन एंड कॉजेज इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। तो ध्यान से देखिए कि जो नर्डल है ये बेसिकली जो प्लास्टिक के कण हैं, छोटे छोटे कण हैं, अगर ये समुद्र में मिल जाते हैं तो इनको जो है मछलियां अंडे समझकर खा लेती हैं। तो मछली है, फिश है, और इसने गलती से समझा कि ये मछली है या कछुआ है, ये एक्वेटिक एनिमल्स है, इन नर्डल्स को, इन कणों को समझते हैं कि क्या है, ये अंडे हैं, एक्स हैं, और गलती से इनको खा लेते हैं। इस वजह से ये कहाँ पहुंच जाते हैं? ये पहुंच जाते हैं फूड चेन में, और क्या कॉज करते हैं? और ये कॉज करते हैं इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन सही हो गए हमारे। नर्डल्स आर टाइनी प्लास्टिक पेलेट दैट आर यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल फॉर द मोस्ट ऑफ द प्लास्टिक प्रोडक्ट, सही है। नर्डल्स आर मेड अप ऑफ टेट्राफ्लोरोएथिलीन, टेफ्लॉन एंड बेकेलाइट, ये ऑप्शन गलत हो जाता है। एंड नर्डल्स बिल्ड अप इन फूड चेन एंड कॉजेज एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, ये बात सही है कि नर्डल जो है खाद्य श्रृंखला में पहुंच जाते हैं, जैसे कि एक्वेटिक एनिमल्स इनको खा लेते हैं और इसकी वजह से ये फूड चेन में पहुंच जाते हैं और इसके कारण पर्यावरण में प्रदूषण होता है। तो सही इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 एंड 3 ओनली। ठीक है, तो इसका सही जवाब है दैट इज ऑप्शन नंबर 1 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट इज डिफाइंड एज द, पारिस्थितिकी पद चिन्ह के रूप में परिभाषित किया जाता है। द रोल और जॉब ऑफ ए स्पीशीज इन अ हैबिटेट, एक निवास स्थान में किसी प्रजाति की भूमिका को। ठीक है, ऑप्शन बी द मेजर ऑफ ह्यूमन डिमांड ऑन अर्थ इकोसिस्टम, ऑप्शन सी द इम्पैक्ट ऑफ वन स्पीशीज ओवर अनदर इन एन इकोसिस्टम, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो ध्यान दीजिए, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट क्या होता है? तो जो पृथ्वी का जो पारिस्थितिकी तंत्र है या पर्यावरण है, उस पर मनुष्य के द्वारा उसके ऊपर कितना प्रभाव स्थापित किया जा रहा है और मनुष्य के द्वारा उससे कितने ज्यादा संसाधनों की मांग की जा रही है, उसी को हम उसका इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कहते हैं। तो इसमें जो आपका सही जवाब है हो जाएगा द मेजर ऑफ ह्यूमन डिमांड ऑन अर्थ इकोसिस्टम। तो मनुष्य जो है वो पृथ्वी के जो पारिस्थितिकी तंत्र है उससे कितनी ज्यादा, उससे मांग उसकी कितनी ज्यादा है, उसके संसाधनों का मनुष्य कितना ज्यादा प्रयोग कर रहा है। मनुष्य पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र के संसाधनों का जितना ज्यादा प्रयोग करेगा, उसका इकोलॉजिकल फुटप्रिंट उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है, और उसी से जो है समस्याएं बढ़ेंगी। तो कोशिश करनी चाहिए ये इकोलॉजिकल फुटप्रिंट क्या हो, कम से कम हो। ठीक है, तो ये है कि द मेजर, इसका सही जवाब हो जाएगा द मेजर ऑफ ह्यूमन डिमांड ऑन अर्थ इको सिस्टम, दिस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही सुमेलित नहीं है? तो पहला है इकोसिस्टम, एजी टेंसले, ये बिल्कुल सही है। इकोसिस्टम शब्द को एजी टेंसले नामक वैज्ञानिक ने दिया था। दूसरा है इकोलॉजी, और ये अर्नेस्ट हेकल, ये भी सही है। इकोलॉजी टर्म जो है वो अर्नेस्ट हेकल साहब ने दिया था। तीसरा है डीप इकोलॉजी, डीप इकोलॉजी टर्म जो है ओडम के द्वारा नहीं दिया गया है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन गलत है। और चौथा ऑप्शन है इकोलॉजिकल पिरामिड, इसको दिया है चार्ल्स एल्टन ने, और ये भी आपका सही है। यानी कि ए, बी और सी ये तीनों सही हैं, और जो गलत ऑप्शन है आपका वो दैट इज ऑप्शन सी, ये आपका गलत हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं।
सुंदरी ट्री इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेजिटेशन? सुंदरी वृक्ष निम्नलिखित में से किस प्रकार की वनस्पति में पाया जाता है? ऑप्शन ए माउंटेन फॉरेस्ट, ऑप्शन बी एवरेस्ट फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट, ऑप्शन सी मैनग्रोव फॉरेस्ट एंड ऑप्शन डी डेसिडुअस फॉरेस्ट। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मैनग्रोव फॉरेस्ट। तो हमने एक नाम सुना है सुंदरबन, ठीक है, एक नाम है सुंदरबन, और सुंदरबन कहाँ है? सुंदरबन है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में। यहाँ विशेष प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं जिनके नाम पर इस जगह का नाम सुंदरबन है, और वो जो वृक्ष हैं वो किसके हैं? सुंदरी के पेड़ हैं। सुंदरबन में जो सुंदरी के पेड़ होते हैं, ऐसे वृक्षों को हम हेलोफाइट्स कहते हैं। सुंदरी के पेड़ों की खास बात क्या है? दीज आर हेलोफाइट्स, ठीक है, हेलोफाइट्स। अब इसका मतलब क्या होता है? हेलोफाइट्स ऐसे पौधे होते हैं जो कि ऐसी जगहों पे उगते हैं जहां की जमीन कैसी है? ये जमीन होती है दलदली, ठीक है, दलदली होने से तो हेलोफाइट्स कहेंगे नहीं। और समुद्र का पानी कुछ देर, ज्वार और भाटा, जब ज्वार आता है तो समुद्र का पानी यहाँ पर आकर इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। इसकी वजह से भूमि कैसी होगी? दिन में 2 बार समुद्र का पानी इन जगहों पर चला जाता है, और जाहिर सी बात भूमि कैसी होगी? दलदली हो जाएगी, ठीक है। समुद्र के पानी में किसकी मात्रा ज्यादा होती? समुद्र के पानी में साल्ट यानी नमक की मात्रा ज्यादा होती। तो नमकीन पानी में ऐसे स्थानों पर उगने वाले पौधे जहां पर नमक की मात्रा ज्यादा हो, उन जगह ऐसे पौधों को हम कहते हैं हेलोफाइट्स, ठीक है। और हेलोफाइट इस तरह के जगह जहां पे जमीन दलदली हो, पानी ज्यादा नमकीन पानी हो, केवल दुनिया में एक ही तरह का पौधा वहां पे उग सकता है, और ऐसे पौधे को हम कहते हैं मैनग्रोव प्लांट। कौन सा पौधा है? दैट इज द मैनग्रोव प्लांट। तो सुंदरी वृक्ष जो है, चूंकि ये ऐसी जगह पर उगता है जहां पर जमीन दलदली है, पानी में नमक की मात्रा ज्यादा है, और इस वजह से जो है विशेष प्रकार का वृक्ष ही ऐसी स्थान पर उग सकता है। और वो कौन सा वृक्ष है? दैट इज द मैनग्रोव। तो ना तो सुंदरी का पेड़ पर पहाड़ों पे पाया जाता है, ना ये एवरग्रीन फॉरेस्ट में पाया जाता है, ना ये पर्णपाती यानी ऐसे जंगल जहां पर पत्ते गिरते हैं वहां पे नहीं पाया जाता। ये कहाँ पाया जाता है? ये मैनग्रोव फॉरेस्ट में ये वृक्ष पाया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मैनग्रोव फॉरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 11, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू इकोलॉजिकल सक्सेशन। इकोलॉजिकल सक्सेशन या पारिस्थितिक अनुक्रमण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चलिए देखते हैं। इकोलॉजिकल सक्सेशन इज द प्रोसेस ऑफ चेंज इन द स्पीशीज स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोलॉजिकल कम्युनिटी ओवर टाइम। स्टेटमेंट नंबर 2, प्राइमरी सक्सेशन इज फास्टर देन सेकेंडरी सक्सेशन। तो हिंदी में कहते हैं पारिस्थितिक अनुक्रमण समय के साथ साथ पारिस्थितिक समुदाय की प्रजाति संरचना में परिवर्तन की प्रक्रिया है। और दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है प्राथमिक अनुक्रमण द्वितीयक अनुक्रमण से तीव्र होता है, ठीक है। प्राइमरी सक्सेशन इज फास्टर देन सेकेंडरी सक्सेशन। तो जरा ध्यान देते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं कि अनुक्रमण या सक्सेशन कैसे इकोलॉजी में इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो जगह अगर मान लेते कोई एक जगह है और वहां पर क्या है? केवल रॉक है। क्या चीज है? एक चट्टान है, 100 किलोमीटर लंबी चौड़ी चट्टान है, ये रॉक है, ठीक है। अब क्या होगा? समय के साथ साथ जो है यहां पर धीरे धीरे किसका निर्माण होने लगेगा? सॉइल यानी कि मिट्टी का निर्माण। मिट्टी का निर्माण होने में कम से कम 1000 साल लगेंगे, टॉप सॉइल बनने में 1000 साल लगेंगे, ठीक है। तो जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है, टाइम बीतता जा रहा है, सबसे पहले अभी तक यहाँ पे क्या थी? ये केवल चट्टान है, ठीक है। वक्त बीतने लगेगा, और वक्त के बीतने के साथ साथ सबसे पहले यहाँ पर कुछ सिंपल तरह के पौधे होंगे जिन्हें हम कहते हैं दीज आर नोन एज लाइकेन। कौन से पौधे होना शुरू हो जाएंगे? लाइकेन नाम के पौधे होंगे, ठीक है। लाइकेन के बाद यहाँ पे और दूसरी तरह के पौधे होने लगेंगे जो इनसे ज्यादा डेवलप होंगे, क्योंकि वक्त बीत रहा है, 1000 साल का वक्त है आपके पास। लाइकेन के बाद उनसे ज्यादा जटिल पौधे बनेंगे, जैसे कि कहते हैं मॉस। मॉस के बाद यहाँ पर क्या पैदा होने लगेगा? ग्रास यानी कि घास पैदा होगी, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप 100 साल तक, 200 साल तक लाइकेन हुए, उसके बाद उन्होंने थोड़ी सी मिट्टी का निर्माण किया जिसकी वजह से रहने की जगह अब बेटर हो गई। अब वहां पर नए तरह के पौधे बनने लगे। कौन से? मॉस। कई 100 सालों तक, 200-300 साल तक मॉस हुई। उसके बाद जब मिट्टी और ज्यादा बन गई और वो जगह रहने के लिए और भी अनुकूल होगी, तो मॉस की जगह पे वहां पे सिंपल घास आ गई। फिर घास वाली जगह पर आगे चल के क्या आ गई? श्रब्स आ गई, छोटी छोटी झाड़ियां, क्योंकि मिट्टी का निर्माण होता जा रहा है और जगह कैसी? उस जगह पे रहने के लिए अनुकूल हो रही है। और फिर आगे चल के वहां पर क्या? एक सुंदर सा जंगल बनकर तैयार हो गया। क्या बन गया? जंगल। तो हमने शुरुआत कहां से की थी? हमने शुरुआत की थी चट्टान, नग्न चट्टान से शुरुआत की थी।
और 1000 सालों में लगभग 800, 900, 1000 या ज्यादा भी सालों में अब उस जगह पे जहां पे कभी चट्टान हुआ करती थी वहां पे आज की तारीख में एक हरा भरा जंगल स्थापित हो गया। इस चीज को हम इकोलॉजिकल सक्सेशन या पारिस्थितिकी अनुक्रमण कहते हैं। तो जरा देखिए, जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है वैसे वैसे जातियां बदलती जा रही है। पहले जिस जगह पे उसी जगह पे लाइकेन होते थे, फिर वहां मॉस होने लगे, फिर घास होने लगी, फिर छोटी झाड़ियां होने लगी और फिर वहां पर पूरा का पूरा जंगल बन गया। तो क्या जातियों में परिवर्तन हो रहा है? तो जवाब है हाँ, हो रहा है। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन इज द प्रोसेस ऑफ चेंज इन द स्पीशीज स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोलॉजिकल कम्युनिटी ओवर टाइम। तो जाहिर सी बात है ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। समय के साथ प्रजाति की संरचना में परिवर्तन की प्रक्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्राइमरी सक्सेशन इज फास्टर देन सेकेंडरी सक्सेशन। तो देखिए ये जो अभी सक्सेशन हुआ है ये क्या है? बेयर रॉक पे हुआ है। इस चट्टान पर इससे पहले किसी भी तरह का प्लांट या एनिमल नहीं होता था। तो इस तरह के सक्सेशन को हम प्राइमरी सक्सेशन या प्राथमिक अनुक्रमण कहते हैं। ठीक है, अब सेकेंडरी क्या होता है? सेकेंडरी सक्सेशन क्या होता है? जिस जगह पे कभी पेड़ वगैरह थे, जहां पे मान लीजिए जंगल था, इस जगह पे जंगल था और जंगल में क्या लग गई? आग लग गई। तो जाहिर सी बात है मिट्टी का निर्माण तो था ही, मिट्टी तो खराब हुई नहीं। मिट्टी जो 1000 साल में बनने में जिसको समय लगा था, मिट्टी तो पहले भी वहां पे बची रह गई। तो अगर मान लीजिए किसी जगह पे कोई जंगल, कोई घास का मैदान वगैरह था और किसी वजह से, चाहे बाढ़ आने की वजह से, चाहे आग लगने की वजह से वो जलकर नष्ट हो गया और कुछ सालों बाद वहां पर फिर से क्या है? एक बड़ा सा जंगल फिर से बनकर तैयार हो गया। तो इस तरह के सक्सेशन को हम कहते हैं सेकेंडरी सक्सेशन। यानी कि ध्यान दीजिए, प्राइमरी सक्सेशन नग्न जगह पर होता है, ठीक है, जहां पर पहले कभी भी किसी भी तरह का प्लांट या एनिमल नहीं था, जैसे कि ऊपर वाले केस में हमने देखा। और सेकेंडरी सक्सेशन कहां होता है? सेकेंडरी सक्सेशन ऐसी जगह पर होता है जहां पर पहले तो कोई जंगल वगैरह था या घास का मैदान था, या कि लेकिन समय के साथ वो नष्ट हो गया और अब उसकी जगह पे फिर से कुछ सालों बाद नया जंगल बन गया। तो यही सी बात, प्राइमरी सक्सेशन को 1000 साल लगते हैं जबकि सेकेंडरी सक्सेशन को 200 से 300 साल में पूरा हो जाता। तो जो दूसरा स्टेटमेंट है कि प्राइमरी सक्सेशन इज फास्टर देन सेकेंडरी सक्सेशन, ये बिल्कुल गलत बात है। सही ये होना चाहिए था कि सेकेंडरी सक्सेशन इज फास्टर देन प्राइमरी सक्सेशन। ठीक है, सेकेंडरी सक्सेशन को 200 से 300 साल लगते हैं जबकि प्राइमरी सक्सेशन को लगभग 1000 साल लगते हैं। तो सही जवाब हो जाएगा 1 ओनली, केवल एक। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। which of the following statement is are not correct about ecotone? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको कहते हैं इकोटोन। चलिए देखते हैं क्या स्टेटमेंट है। इट इज अ जोन ऑफ जंक्शन बिटवीन टू और मोर डाइवर्स इकोसिस्टम। दो या अधिक इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र के बीच का ये संक्रमण क्षेत्र होता है। इट में कंटेन सम ऑर्गेनिज्म विच आर इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ एडजॉइनिंग कम्युनिटी। तो इसमें कुछ जीव शामिल हो सकते हैं जो समीपवर्ती समुदायों से पूरी तरह अलग है। द एग्जाम्पल ऑफ इकोटोन एग्जिस्ट ओनली नेचुरली। इकोटोन के उदाहरण केवल प्राकृतिक रूप से मौजूद है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है इकोटोन। और इकोटोन को समझने के लिए हम लोग एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, उसमें हम लोग समझने की कोशिश करते हैं इकोटोन को। चलिए देखिए, ये है घास का मैदान, ठीक है, दैट इज अ ग्रास फील्ड, और ये है हमारा जंगल, ये रहा हमारा जंगल। जंगल में बड़े घने पेड़ रहते हैं और ये घास का मैदान है। घास के मैदान में कौन रहता है? घास के मैदान में रहता है डियर, हिरन, ठीक है, और कौन रहेगा? FOX, फॉक्स। और घास तो दिखाई पड़ रही है, GRASS, घास, ठीक है। जो हमारा बेसिकली जंगल है, जंगल में कौन कौन पाया जाएगा, कौन कौन जीव रहेगा? जंगल में आता है टाइगर, ठीक है, जंगल में मिलेगा आपको वुल्फ, ठीक है, और जंगल में आपको मिल जाएगा, और जीव ले लेते, कोई 3 लिए थे ना इधर, हाँ, तो टाइगर है, वुल्फ है, और एक जीव और ले लेते हैं, मान लेते हैं गोट, बकरी ले, जंगली बकरी, ठीक है। 3, एक तो यहाँ जीवों की संख्या 1 2 3, 3 जीव यहाँ रहते हैं और 1 2 3 घास के मैदान में। घास को भी कंसीडर कर लें, यहाँ कितनी जीव जातियां हैं? यहाँ पर 4 तरह की जीव जातियां हैं। और जंगल में कितनी तरह की जीव जातियां हैं? 4, 3 एनिमल और 1 प्लांट, ठीक है। अब जहां से घास का मैदान खत्म हो रहा है और जंगल शुरू हो रहा है, इन दोनों के बीच की बाउंड्री, इस बाउंड्री में घास मौजूद होगी, घास के पेड़ होंगे, ठीक है, और साथ ही साथ इक्का दुक्का कौन से पेड़ होंगे? जंगल के पेड़ भी दिखाई पड़ेंगे, कि जंगल शुरू हो रहा है और घास का मैदान खत्म हो रहा है।
ये जो संक्रमण क्षेत्र है ये रहा इकोसिस्टम 1, घास का मैदान है इकोसिस्टम नंबर 1 E1, और ये रहा जंगल आपका कौन सा इकोसिस्टम, इकोसिस्टम नंबर 2 E2। E1 और E2 के बीच का जो ये संक्रमण क्षेत्र है, ट्रांजिशन जोन, जहां पर एक इकोसिस्टम खत्म हो रहा है और दूसरा शुरू हो रहा है, इस क्षेत्र को हम कहते हैं, बाउंड्री वाला जो क्षेत्र है इसका नाम होता है दैट इज नोन एज इकोटोन। ठीक है, तो इकोटोन क्या है, दो पार्श्विकी तंत्रों के मध्य के संक्रमण क्षेत्र को हम इकोटोन कहते हैं। तो ट्रांजिशनल एरिया बिटवीन या जंक्शन एरिया या बॉर्डर एरिया बिटवीन टू पर्टिकुलर यू कैन से इकोसिस्टम इज नोन एज इकोटोन। और यहाँ पे देखते हैं नंबर 1 वाले में देखते हैं, जो इकोसिस्टम 1 था उसमें कितनी जीव जातियां थी, 4। ठीक है, इकोसिस्टम नंबर 2 ये जंगल वाले में देखते हैं कितनी जीव जातियां हैं, टाइगर है, वुल्फ है, गोट है 3 और एक पेड़ 4। ठीक है, इकोटोन में देखते हैं कौन कौन से हैं। दो तो अलग अलग तरह के पेड़ ही दिखाई पड़ रहा है, घास का मैदान, घास भी दिख रही है और वृक्ष भी दिख रहा है, तो 2 पेड़ तो ये 2 तो जातियां यही हो गई। इसके अलावा यहाँ पे टाइगर भी मिल जाएगा आपको, यहाँ वुल्फ भी मिल जाएगा, यहाँ पर गोट भी मिल जाएगी, यहाँ आपको डियर भी मिल जाएगा, यहाँ फॉक्स भी मिल जाएगी, यहाँ पे ये सारे जीव मिलेंगे। तो यहाँ पर जो जीव एनिमल्स की संख्या कितनी हो गई, 5 अलग अलग तरह के एनिमल्स यहाँ पे, 5 ये और 2 ये, तो टोटल कितने हो गए, 7। कहने का मतलब इकोटोन में इस वाले इकोसिस्टम के भी जीव मिलेंगे और इस वाले इकोसिस्टम के भी जीव मिलेंगे, दोनों जीव यहाँ पर मिलेंगे। साथ ही साथ कुछ ऐसे जीव होते हैं जो कि केवल इकोटोन, इसी ट्रांजिशनल एरिया में रहना पसंद करते हैं, और जैसे कि यहाँ पे मिल जाएगा आपको चीता ना आपको घास के मैदान में मिल रहा है और ना ही आपको जंगल में मिल रहा है। चीते को कैसी जगह पसंद है, या चीता या लेपर्ड ले लेते हैं, लेपर्ड को कौन सी जगह पसंद है कि जहां पे थोड़े बहुत पेड़ हो और थोड़ी बहुत क्या हो, घास हो, तो ये ऐसी जगह है जो है इन जीवों को पसंद होती है। तो यानी कि कहने का मतलब इकोटोन ऐसे क्षेत्र होते हैं, संक्रमण क्षेत्र होते हैं, किनके बीच में 2 अलग अलग पारिस्थितिकी तंत्र के बीच के संक्रमण क्षेत्र हैं। यहाँ दोनों ही पारिस्थितिकी तंत्र के जीव लगभग पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पे जीव जातियों की संख्या बढ़ जाती है, दिखाई पड़ रहा है 7। और कुछ जीव ऐसे हैं जैसे कि चीता जैसे जीव या लेपर्ड जैसे जीव जो कि केवल इसी इकोटोन में रहना पसंद करते हैं, और ऐसी जातियों को हम कहते हैं एज स्पीशीज या इकोटोन स्पीशीज। तो इसका मतलब इकोटोन ऐसा एरिया है जहां बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी या विविधता ज्यादा हो जाएगी, जीवों की जो जनसंख्या है या पॉपुलेशन डेंसिटी है वो भी यहाँ पर क्या होगी, बढ़ जाएगी। ये एरिया कहाँ पाया जाता है, ये 2 अलग अलग इकोसिस्टम के ट्रांजिशन यानी कि बीच वाले क्षेत्र में पाया जाता है, जहां एक इकोसिस्टम खत्म और दूसरा शुरू हो रहा है। ठीक है, तो ये जो दूसरा स्टेटमेंट है, इट में कंटेन्स सम ऑर्गेनिज्म विच आर इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द दैट ऑफ एडजॉइनिंग कम्युनिटीज। तो ये बिल्कुल सही है। एग्जाम्पल के तौर पर हमने देखा है कि चीता ये ऐसा जीव है जो कि ना जंगल में रहना पसंद करता है और ना ही ये बेसिकली ग्रास के मैदान में रहना शुरू, हालांकि चीता घास के मैदान में रहता, हम लोग समझने के लिए कर रहे हैं, इसकी जगह आप लेपर्ड भी कर सकते हो। तो लेपर्ड जैसा जीव या चीता जैसा जीव है जो कि केवल इसी एरिया में रहना पसंद करता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ स्पीशीज ऐसी जाति को हम कहते हैं एज, बेसिकली इकोटोन स्पीशीज या एज स्पीशीज। ठीक है, और ये इसी एरिया में रहेंगे। तो ये पहला ऑप्शन सही है, इट इज अ जोन ऑफ जंक्शन बिटवीन 2 और मोर डाइवर्स इकोसिस्टम, बिल्कुल सही है। नंबर 2 भी सही है, इट में कंटेन सम ऑर्गेनिज्म विच आर इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ एडजॉइनिंग कम्युनिटी। और तीसरा ऑप्शन देखते हैं, द एग्जाम्पल ऑफ इकोटोन एग्जिस्ट ओनली नेचुरली। तो इकोटोन के उदाहरण जो हैं वो केवल प्राकृतिक रूप से ही मौजूद है। तो ये जो स्टेटमेंट है, तीसरा स्टेटमेंट, दैट इज नॉट करेक्ट, ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि मानव निर्मित इकोटोन भी पाया जाता है, जैसे कि इंसान ने बनाया खेत, ये प्राकृतिक नहीं है, इंसान के द्वारा बनाई गई संरचना है, खेत बनाया, और इंसान ने बनाया बगीचा, ठीक है, ये भी इंसान के द्वारा बनाया गया है। तो बाग और खेत के बीच में जो संक्रमण क्षेत्र है, अच्छा इकोटोन बहुत पतला सा और बहुत चौड़ा भी हो सकता है, ये जो संक्रमण एरिया है इस एरिया का नाम होगा दैट इज नोन एज इकोटोन। तो ये द एग्जाम्पल ऑफ इकोटोन एग्जिस्ट ओनली नेचुरली, ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है। आर्टिफिशियल जो इंसान एंथ्रोपोजेनिक इकोटोन वो भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 सही है, बाकी 3 गलत है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 एंड 2 ओनली। ठीक है, दैट इज अ राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। The maximum population size of a biological species that can be sustained by the environment is called as, एक जैविक प्रजाति का अधिकतम जनसंख्या आकार
से पर्यावरण द्वारा बनाए रखा जा सकता है कहलाता है? पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व, कैरिंग कैपेसिटी, वहन क्षमता, ऑप्टिमल पॉपुलेशन, इष्टतम जनसंख्या, और नन ऑफ द अबव निम्नलिखित में से कोई नहीं। तो ये लगभग सभी लोग जानते हैं कि कोई भी इन्वायरमेंट जितनी मैक्सिमम पॉपुलेशन, जितने अधिक से अधिक जीवों को, इस जनसंख्या को भारित करने में या उसको पालने में या सस्टेन करने में सक्षम होता, उसे हम उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट की कैरिंग कैपेसिटी, वहन क्षमता या ढोने की क्षमता कह सकते हैं। ठीक है, तो इसका सही जवाब है दैट इज अ कैरिंग कैपेसिटी। द मैक्सिमम पॉपुलेशन साइज ऑफ अ बायोलॉजिकल स्पीशीज दैट कैन बी सस्टेन्ड बाय द इन्वायरमेंट इज कॉल्ड कैरिंग कैपेसिटी। कितनी जनसंख्या को कोई पर्यावरण अधिकतम झेलने में या सहने में, उसके आकार को बनाए रखने में सक्षम है, उसे हम उस पर्टिकुलर पर्यावरण की कैरिंग कैपेसिटी या वहन क्षमता कहते हैं। ठीक है, नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। द अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर रिक्वायर्ड टू एसिमुलेट पॉल्यूटेंट टू मीट स्पेसिफिक वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड इज नोन एज। तो विशिष्ट जल गुणवत्ता मानकों को पूरा करने के लिए प्रदूषकों के अवशोषण हेतु आवश्यक जल की मात्रा को जाना जाता है। तो चलिए देखते हैं, 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए इज नोन एज ग्रीन वाटर फुटप्रिंट, ऑप्शन बी इज ब्लू वाटर फुटप्रिंट, ऑप्शन सी इज सेइंग दैट इज ग्रे वाटर फुटप्रिंट, एंड ऑप्शन डी इज सेइंग दैट इज रेड वाटर फुटप्रिंट। तो जो हमारा ग्रे वाटर फुटप्रिंट होता है, ये बेसिकली जो प्रदूषक होते हैं, ठीक है, प्रदूषक के अवशोषण, जितने भी वातावरण में प्रदूषक हैं, उनके अवशोषण के लिए जितनी भी पानी की आवश्यक मात्रा होती है, उस आवश्यक मात्रा को हम दैट इज नोन एज ग्रे वाटर फुटप्रिंट, उसको हम क्या कहते हैं, उसे हम ग्रे वाटर फुटप्रिंट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अमंग द फॉलोइंग व्हाट आर द फंक्शन ऑफ एन इकोसिस्टम। तो निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी तंत्र के क्या कार्य हैं? चलो देखते हैं कौन कौन से कार्य हो सकते हैं। एनर्जी फ्लो थ्रू फूड चेन, ठीक है, साइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट, और तीसरा होम्योस्टेसिस। तो इसमें जो आपके पास इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, ये तीनों होंगे। देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र में बेसिकली किससे बना होता है, वो आपका प्रोड्यूसर यानी कि पौधों, और कंज्यूमर, जैसे कि मान लेते हैं पौधे किसने खा लिया, रैबिट ने, रैबिट को किसने खा लिया, फॉक्स ने, और फॉक्स को कौन खा गया, लॉयन। ठीक है, और इन सबके डिकम्पोजिशन, जब ये लोग का जो शरीर से मल पदार्थ निकलेंगे या इनकी मृत्यु होगी, तो इनको बैक्टीरिया वगैरह क्या करेंगे, खाकर नष्ट कर देंगे। ठीक है, ये सब जीवित हैं। और अजैविक कारक भी होते हैं पारिस्थितिकी तंत्र में, जैसे कि सनलाइट है, जैसे कि बादल हैं, बादलों से पानी गिरने वाला है, सॉइल पीएच है, सॉइल मॉइस्चर है, ऑक्सीजन लेवल है, ये सारे के सारे एबायोटिक फैक्टर। तो जाहिर सी बात है, जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसमें बायोटिक और एबायोटिक दोनों तरह के फैक्टर होते हैं। ठीक है, ये जो आपके सामने भी बनकर तैयार हुआ है, इसको हम कहते हैं फूड चेन। पौधा है, पौधे को खा लिया रैबिट ने, रैबिट को फॉक्स ने, और फॉक्स को लायन ने। तो क्या पौधे के अंदर की एनर्जी आगे की तरफ बढ़ रही है? तो जवाब है हाँ साहब, बढ़ रही है। तो देखिए, एनर्जी फ्लो थ्रू फूड चेन, ये बिल्कुल सही जवाब है, पारिस्थितिकी तंत्र में ये होता है। दूसरी, साइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट, जब ये शरीर, ये पौधा है, रैबिट है, फॉक्स है, लॉयन है, जब इनकी मृत्यु होती है, इनके शरीर से अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं, तो उनको वापस प्रकृति में कौन भेज देता है, उसका नाम है डिकम्पोजर। और डिकम्पोजर जो है रिसाइकलिंग करके उस सारे पदार्थ को वापस नेचर में मिक्स कर देता है। तो साइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स, क्या ये सही जवाब है? तो जवाब है हाँ, ये जो आपके इकोसिस्टम में साइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स भी होता है। और तीसरा चीज है होम्योस्टेसिस, मतलब संतुलन की स्थिति को कायम रखना। क्या ये पारिस्थितिकी तंत्र में होता है? तो हाँ, पारिस्थितिकी तंत्र में संतुलन की स्थिति जो है सदैव कायम रहती है, और पारिस्थितिकी तंत्र उसका वो जो होम्योस्टेसिस है या समस्थिति है, उसका भी पालन करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तीनों के तीनों स्टेटमेंट आपके सही है। क्वेश्चन नंबर 16, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू इकोलॉजिकल पिरामिड। पारिस्थितिकी पिरामिड के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए देखते हैं। द पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज रेप्राइट, ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है। ठीक है। इन द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम द बायोमास पिरामिड इज ऑलवेज इन्वर्टेड। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में बायोमास का पिरामिड सदैव उल्टा होता है। तो देखिए, याद कर लीजिएगा, जो हमारा पारिस्थितिकी तंत्र है या इकोसिस्टम, जितना भी इकोसिस्टम है, 3 तरह के पिरामिड होते हैं, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास और पिरामिड ऑफ एनर्जी। इन तीनों तरह के पिरामिडों में 2 तरह के पिरामिड, पिरामिड ऑफ नंबर और पिरामिड ऑफ बायोमास, MASS, पिरामिड ऑफ बायोमास।
पिरामिड ऑफ नंबर सीधा भी हो सकता है और साथ ही साथ उल्टा भी हो सकता है, ठीक है। पिरामिड ऑफ बायोमास ये भी सीधा हो सकता है और ये भी उल्टा हो सकता है, ठीक है। तो पिरामिड ऑफ नंबर और पिरामिड ऑफ बायोमास कैसे पिरामिड्स हैं, जो कि सीधे और उल्टे, अपराइट और इन्वर्टेड दोनों हो सकते हैं। लेकिन एक स्पेशल तरह का पिरामिड होता है जिसको कहते हैं पिरामिड ऑफ एनर्जी, जैव ऊर्जा का पिरामिड। और जैव ऊर्जा का पिरामिड याद रखिएगा, कई बार पूछा जाता है, ये ऑलवेज, हमेशा कैसा होता है, ऑलवेज अपराइट, यानी कि ऊर्जा का पिरामिड कभी भी उल्टा नहीं हो सकता है। तो चलो देखते हैं, द पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट। तो जी हाँ, पिरामिड ऑफ एनर्जी ऑलवेज अपराइट यानी कि सीधा होता है। और इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम द बायोमास पिरामिड इज ऑलवेज इन्वर्टेड। तो अभी हमने देखा कि पिरामिड ऑफ बायोमास ये सीधा भी हो सकता है और साथ ही साथ उल्टा भी हो सकता है। तो ये भाई ये सही बात नहीं है। पिरामिड ऑफ बायोमास आवश्यकता पड़ने पे सीधा, और कुछ स्पेशल तरह के इकोसिस्टम जैसे कि पॉन्ड इकोसिस्टम इत्यादि में ये कैसा होता है, उल्टा। तो केवल स्टेटमेंट नंबर 1 जो है वो हमारा सही है, जबकि 2 सही नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक। Which of the following act as an intermediary between biotic and abiotic component? अच्छा सवाल है। सेकेंडरी कंज्यूमर, डिकम्पोजर, प्राइमरी कंज्यूमर और प्रोड्यूसर। तो देखिए ऐसा होता है कि जो इसमें जो सही जवाब है, हिंदी बता दें, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक और अजैविक घटकों के मध्य में मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है? किसके किसके बीच में? जैविक यानी जो जीव जीवित हैं, और अजैविक जो जीव मर गए हैं, ये मर तो नहीं गए, निर्जीव हैं। तो एक जीव होता है जिसका नाम होता है दैट इज नोन एज प्रोड्यूसर, उत्पादक। इसका सही जवाब प्रोड्यूसर। और देखते हैं क्यों है। देखिए ये पौधा है, और पौधा कैसा है, जीवित है कि निर्जीव है? सभी को पता है पौधा कैसा होता है, जीवित। और पौधे को कौन खाता है? पौधे को खाता है हर्बीवोरस एनिमल जैसे कि रैबिट। और रैबिट को कौन खा लेगा? फॉक्स। और फॉक्स को किसने खा लिया? लॉयन, ठीक है। तो पौधे के बाद की जितने भी जो पर्टिकुलर फूड चेन में जितने भी इंडिविजुअल्स को देखेंगे, सारे के सारे जीवित है, ये सब के सब जीवित है। रैबिट भी जिंदा है, फॉक्स भी जिंदा है, लायन भी जिंदा है। ये कैसे कारक हैं? इनको हम कहते हैं जैविक कारक, ठीक है, क्योंकि जीवित हैं। और पौधा क्या करता है? वातावरण से कौन सी गैस खींचता है? कार्बन डाइऑक्साइड। जमीन से क्या खींच लेता है? पानी। आसमान से ये क्या प्राप्त करता है? सूरज की रोशनी यानी कि एनर्जी। तो हर तरफ से ये क्या क्या ले रहा है, जरूर देखते हैं। ये ऊर्जा ले रहा है, ऊर्जा, सोलर एनर्जी। जीवित है कि मृत है? ये निर्जीव है, निर्जीव है। कार्बन डाइऑक्साइड निर्जीव है, पानी निर्जीव है। इन सारी चीजों को इसने मिक्स किया, मिक्स करके क्या बना दिया? आपस में मिक्स किया और क्या बना दिया? फूड यानी कि भोजन बना दिया। और इस भोजन की सप्लाई किसको कर दी? ये सारे के सारे जैविक कारकों को। तो कौन ऐसा जीव दिखाई पड़ रहा है इन सब में जो कि जैविक कारकों और अजैविक कारकों के बीच में एक ब्रिज या कड़ी के तौर पे काम कर रहा है? द राइट आंसर इज प्लांट। पौधा एक ऐसा जीव है जो एक तरफ से अजैविक कारकों से जुड़ा रहता है और दूसरी तरफ से जैविक कारकों से, और इन दोनों के बीच में ये मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है। सोलर एनर्जी को ये ट्रांसफर कर देता है किसमें? अजैविक कारक यानी सोलर एनर्जी को कहां ट्रांसफर कर देगा? रैबिट, फॉक्स और लॉयन की तरफ, आगे की तरफ बढ़ा देता है, ठीक है। तो दोनों को आपस में जोड़ने का काम करता है। सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी यानी कि प्रोड्यूसर, दैट इज नंबर नेक्स्ट। कार्बन पॉजिटिव एरिया रिफर्स टू, कार्बन पॉजिटिव क्षेत्र संदर्भित करता है एन एरिया विद कार्बन एमिशन मोर देन कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, एक ऐसा क्षेत्र जहां कार्बन का उत्सर्जन कार्बन के संचय या एब्जॉर्प्शन से ज्यादा हो, ठीक है। एन एरिया विद कार्बन एमिशन बैलेंस्ड विद कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन, कार्बन उत्सर्जन के साथ संतुलित कार्बन संचय वाले क्षेत्र को। एन एरिया विद मोर रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन देन नीडेड, जरूरत से ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी जैसे कि सोलर एनर्जी पैदा करने वाला एरिया। एन एरिया विद जीरो कार्बन एमिशन, जहां पर जीरो कार्बन एमिशन, बिल्कुल भी कार्बन ना निकले, नहीं इसका ये मतलब नहीं होता है, जितना कार्बन डाइऑक्साइड निकले उतना ही क्या है, वापस एब्सॉर्ब हो जाए, ठीक है। तो ये चार ऑप्शन, तो इसका सही जवाब होता कार्बन पॉजिटिव एरिया किसे कहते हैं? दैट इज ऑप्शन सी, एन एरिया विद मोर रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन देन नीडेड टू सस्टेन एनर्जी। तो समझने के लिए हम लोग समझते हैं जीरो कार्बन एमिशन। जैसे भारत ने कहा है कि 2070 में वो क्या होगा, कार्बन न्यूट्रल हो जाएगा। भारत क्या होने वाला है 2070 में? कार्बन न्यूट्रल होने की घोषणा हमारे देश ने की। इन 2070 वी आर गोइंग टू गेट कार्बन न्यूट्रल इन COP26, COP26 ग्लासगो में हुआ था सम्मेलन, ठीक है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज नंबर 26 में भारत ने कहा कि वो 2070 में कार्बन न्यूट्रल हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है? हमारा देश
जितनी कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में उत्सर्जित करेगा, ठीक है, 2070 में, उतनी ही कार्बन डाइऑक्साइड वो वातावरण से एब्जॉर्ब कर लेगा जंगल वगैरह लगा के। अगर आप वातावरण में, वायुमंडल में जितनी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं उतने ही आप क्या कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कर लें, तो आप क्या बन जाएंगे, यू बिकम्स CN, कार्बन न्यूट्रल। तो आप क्या हो जाएंगे, कार्बन न्यूट्रल। तो कार्बन न्यूट्रल का मतलब ये नहीं होता है कि आप बेसिकली जो है कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन नहीं करेंगे, ठीक है। कार्बन न्यूट्रल का मतलब ये होता है कि जितनी कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन आप कर रहे हैं उतनी ही आप क्या करेंगे, उसको उत्सर्जित करेंगे। तो इसको हम कहते हैं कार्बन जीरो न्यूट्रलिटी, बेसिकली आप कार्बन न्यूट्रल हो गए। लेकिन अगर आप जितनी एनर्जी की जरूरत है, ठीक है, उससे ज्यादा मात्रा में एनर्जी यूज कर रहे हैं, पैदा कर रहे हैं, मान लीजिए आपको 5000 या 500 ले लेते, 500 गीगावाट एनर्जी की जरूरत है। आपके देश को कितनी एनर्जी की जरूरत है, 500 गीगावाट एनर्जी की जरूरत है। और आपका देश जो है कितनी एनर्जी पैदा कर रहा है, 700 गीगावाट एनर्जी पैदा कर रहा है। और ये सारी की सारी एनर्जी पैदा भी किससे हो रही है, कोयला जलाकर नहीं, किससे पैदा हो रही है, सोलर से, एस फॉर सोलर से। तो आप कितनी एक्स्ट्रा एनर्जी पैदा कर रहे हैं, 200 गीगावाट एनर्जी आप ज्यादा पैदा कर रहे हैं, और वो भी किससे पैदा कर रहे हैं, सोलर से। तो अब आपको कार्बन न्यूट्रल नहीं कहा जाएगा, अब आप क्या बन गए हैं, आप बन गए कार्बन पॉजिटिव एरिया में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। तो कार्बन पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, एन एरिया विद मोर रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन देन नीडेड टू सस्टेन द एरिया। देश के लिए जरूरत थी 700 गीगावाट एनर्जी की, आप 500 गीगावाट एनर्जी की देश को जरूरत थी, और देश ने कितनी पैदा कर दी, 700 गीगावाट एनर्जी। वो भी किससे पैदा की, सोलर वगैरह से, विंड टरबाइन चलाकर। जाहिर सी बात है कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन कितना हुआ, बिल्कुल भी नहीं हुआ, और 200 गीगावाट की आपके पास एक्स्ट्रा एनर्जी पैदा हो गई, जिसको आप यूज कर सकते हैं या अन्य देशों को बेच सकते हैं। तो आप कैसे एरिया में कन्वर्ट हो गए, आप अभी तक कार्बन निगेटिव नहीं थे, फिर कार्बन जीरो हुए, और तीसरी कॉन्सेप्ट आ गई हमारे पास कार्बन पॉजिटिव, ठीक है, आप बन गए कार्बन पॉजिटिव। Number next, when the biological oxygen demand BOD of an aquatic system increases, it indicates किसी जलीय तंत्र में जैविक ऑक्सीजन डिमांड BOD में वृद्धि सूचक है। क्लीन वाटर, लो लेवल ऑफ माइक्रोबियल पोल्यूशन, एब्सेंस ऑफ माइक्रोबियल पोल्यूशन, हाई लेवल ऑफ माइक्रोबियल पोल्यूशन। यानी स्वच्छ जल का, माइक्रोबियल प्रदूषण के निम्न स्तर का, माइक्रोबियल प्रदूषण की अनुपस्थिति का, और माइक्रोबियल प्रदूषण के उच्च स्तर का। तो चलो देखते हैं बीओडी क्या होता है। तो चलो इसको समझने के लिए सबसे पहले एक ग्लास लेते हैं, और ग्लास में ले लेते हैं थोड़ा सा गंदगी, पानी भर देते हैं, ठीक है, पानी भर देते हैं, पानी में डाल देते हैं थोड़ी सी गंदगी, जैसे कि गाय का गोबर, ठीक है, ये पानी में थोड़ा 1 चम्मच गाय का गोबर डाल दिया। अब ये क्या, पानी जो है पीने योग्य नहीं रह सकता, लेकिन हमें अभी नहीं समझ में आ रहा कि ये पानी पीने योग्य है कि नहीं। तो अगर इसमें गंदगी पड़ गई है, और गंदगी भी कैसी है, ऑर्गेनिक है, कैसी है, गाय का गोबर कैसा होता है, जीवित थनक, जीवित शरीर से निकला है, जीवधारी ने शरीर में निर्माण हुआ है, तो कैसा पदार्थ है, ऑर्गेनिक मैटर है। तो अगर पानी में ऑर्गेनिक मैटर मिल जाए, या ऑर्गेनिक मैटर बैक्टीरिया जैसे जीव जो होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया जैसे जीव जो हैं, इनके लिए किसकी तरह काम करेगा, भोजन की तरह काम करेगा। तो ज्यादा मात्रा में अगर गोबर होगा या गंदगी होगी, कार्बनिक पदार्थ होगा, तो बैक्टीरिया की जनसंख्या उस पानी में, गंदे पानी में क्या होगी, बढ़ जाएगा। हमें सबको पता है कि गंदे पानी में बैक्टीरिया क्या होंगे, ज्यादा होंगे। ये जो बैक्टीरिया होते हैं, ये कैसे बैक्टीरिया होते हैं, ये पानी में से गैस एब्जॉर्ब करते हैं। कौन सी गैस एब्जॉर्ब करते हैं, ऑक्सीजन। तो जैसे जैसे पानी में गंदगी बढ़ेगी, वैसे वैसे पानी में बैक्टीरिया की संख्या क्या होगी, बढ़ेगी, और ये बैक्टीरिया पानी में से क्या एब्जॉर्ब करने लगेंगे, ऑक्सीजन, ठीक है। और इस वजह से पानी में ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो अगर किसी पानी में, किसी भी जल के नमूने में, अगर मान लेते हैं कि किसी भी जल के नमूने में ऑर्गेनिक पदार्थ यानी कि गंदगी की मात्रा बढ़ जाती है, तो उस जल के नमूने में बहुत तेजी के साथ उस पानी के नमूने में ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है। क्यों घट जाती है, उस ऑक्सीजन को कौन सोख लेता है, उस पर्टिकुलर जल के नमूने में मौजूद बैक्टीरिया इत्यादि उस ऑक्सीजन को सोखना शुरू कर देते। तो अगर मान लीजिए इस पर्टिकुलर पानी में बैक्टीरिया की मात्रा बढ़ गई है, ऑक्सीजन की कमी होगी, तो ऑक्सीजन की डिमांड क्या हो गई है, बढ़ गई है, सही है। तो अगर किसी नमूने में, किसी पानी के सैंपल में बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा है, इसका मतलब उस सैंपल में के पानी में ऑक्सीजन की मात्रा हो गई है कम, ठीक है। ऑक्सीजन कम हो गई, इस वजह से ऑक्सीजन की डिमांड क्या हो गई है, बढ़ गई। इसका मतलब हायर द बीओडी, हायर द पोल्यूशन। आप एक फॉर्मूला याद कर लेना, बीओडी
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाटर पॉल्यूशन। तो जैसे जैसे जल में प्रदूषण की मात्रा बढ़ती जाएगी वैसे वैसे जल की बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड वो भी क्या होगी, बढ़ती जा रही। ऑक्सीजन की डिमांड क्यों बढ़ रही है, क्योंकि पानी में लगातार किसकी कमी होती जा रही, ऑक्सीजन की कमी होती जा रही। तो चलो देखते कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्लीन वाटर नहीं, ये नहीं होगा। लो लेवल ऑफ माइक्रोबियल पोल्यूशन नहीं, ये भी बिल्कुल नहीं है। एब्सेंस ऑफ माइक्रोबियल पोल्यूशन नहीं, ये भी नहीं है। ऑप्शन डी हाई लेवल ऑफ माइक्रोबियल पोल्यूशन, ज्यादा गंदगी, ज्यादा बैक्टीरिया, और ज्यादा बैक्टीरिया हो गए इसलिए ऑक्सीजन सारी सोख ली और इस वजह से हो गई ऑक्सीजन की कमी और बढ़ गया पानी का बीओडी। ठीक है, तो सही जवाब है ऑप्शन डी। Which among the following is an example of in situ conservation? निम्नलिखित में से कौन in situ conservation या स्वस्थानिक संरक्षण के उदाहरण है। तो देखिए कंजर्वेशन दो तरह का होता है। एक कंजर्वेशन होता है जिसको हम कहते हैं इन सीटू। इन सीटू का मतलब होता है ऑन साइट या आप कह सकते हैं ऑन सीट, कुर्सी पर ही जहां पर वो जीव हो। और दूसरा कंजर्वेशन है ये कहलाता है एक्स सीटू कंजर्वेशन, अन्यंत्र संरक्षण। ठीक है, तो इनमें से देखते हैं कौन कौन सी जगहों पे इन सीटू है, कौन सी एक्स सीटू। इन सीटू कंजर्वेशन पहले बात कर लेते हैं। इन सीटू कंजर्वेशन होता क्या, जिस जगह पे कोई पौधा या जानवर, अब पौधा और जानवर कहाँ मिलता है, जंगलों में मिलेगा, प्राकृतिक आवास में मिलेगा। ठीक है, जैसे कैक्टस का पौधा है कहाँ मिलेगा, रेगिस्तान में मिलेगा। और अगर हम बात कर रहे हैं अंजीर का पौधा है कहाँ मिलेगा, वर्षा वन में मिलेगा। इसी तरह से चिंपैंजी कहाँ पाया जाएगा, वर्षा वनों में पाया जाएगा। टाइगर कहाँ पाया जाएगा, अपने जो जंगल है वहां पर पाया जाता है। भारत में शेर कहाँ पाया जाता है, गिर नेशनल फॉरेस्ट में पाया जाता है। ठीक है, तो बेसिकली जो जीव होते हैं, जंगली जीव है, ये कोई विशेष प्रकार का पौधा या जंतु है, वो अपने प्राकृतिक आवास में पाया जाता है। अब उसकी संख्या घट रही है, शिकार की वजह से उसका जंगल काटा जा रहा है, इस वजह से उसकी संख्या घट रही है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, उस पर्टिकुलर एरिया को प्रोटेक्टेड एरिया में घोषित कर देते कि ये जो एरिया है आज से इसके जंगल को कोई काटेगा नहीं, इसका इस पर्टिकुलर जीव का कोई शिकार नहीं करेगा। तो जिस जगह पे जिस प्राकृतिक आवास में वो जीव रहता था इतने सालों से, उस पर्टिकुलर पूरे के पूरे एरिया को गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, प्रोटेक्टेड एरिया पीए में घोषित कर दिया। जैसे कि नेशनल पार्क, जैसे कि उसको घोषित कर सकते हैं सेंचुरीज के रूप में, जैसे कि उसको घोषित कर सकते हैं बायोस्फीयर रिजर्व में। तो अगर आप बायोस्फीयर रिजर्व, सेंचुरी या नेशनल पार्क किसी एरिया को घोषित कर देते तो उसके अंदर रहने वाले जीवों को ना तो कोई अब उनका शिकार कर सकता है, ना उस एरिया में उपस्थित किसी भी एक पेड़ को भी कोई जीव व्यक्ति काट सकता है, ना उसके अंदर बिल्डिंग बना सकता है। तो आपने उस जानवर को, उस एरिया से आप उस जानवर को बाहर लेकर उसका कंजर्वेशन नहीं कर रहे हैं। जिस एरिया में वो जानवर पाया जाता उसी एरिया में उसके प्राकृतिक आवास में ही आपने उसका कंजर्वेशन या संरक्षण करना शुरू कर दिया। इस तरह के कंजर्वेशन को हम ऑन साइट कंजर्वेशन या इन सीटू कंजर्वेशन करते हैं। दूसरा है ऑफ साइट कंजर्वेशन, कि हमारे जो टाइगर है, टाइगर की संख्या घट रही है, इसलिए हमने कुछ टाइगर जंगलों से निकाले और उसको लेके कहाँ चले गए, स्पेशल तरह के कंजर्वेशन वाले एरिया जो हम लोगों ने आर्टिफिशियली बनाए थे, और वहां पर उन्हें बाड़ों में रखकर उनकी संख्या को हम बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जूलॉजिकल पार्क, तो यानी कि हमने जो जीव है उसको जंगल से निकाल लिया और उसकी संख्या बढ़ाने का बढ़ाकर उसके कंजर्वेशन करने का काम हम जो है ऑफ साइट कर रहे हैं। तो ऐसा कंजर्वेशन कहलाएगा एक्स सीटू कंजर्वेशन। तो एक्सप्लेनेशन में ही समझ में आ गया होगा कि इन सीटू कंजर्वेशन में आपका आ जाएगा नेशनल पार्क, आपका आएगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, और आपका आएगा बायोस्फीयर रिजर्व। जिस जगह पे वो जीव या प्लांट या एनिमल है उसी जगह का वो हमने प्रोटेक्टेड एरिया घोषित कर दिया। और एक्स सीटू में आपका आएगा जूलॉजिकल पार्क और सीड बैंक या बीज बैंक। ये सारे के सारे कैसे एरिया है, तरीका कंजर्वेशन का, दैट इज नोन एज एक्स सीटू कंजर्वेशन। तो सही जवाब चलिए देखते हैं कौन सा हो जाएगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ इन सीटू कंजर्वेशन, द राइट आंसर इज ओनली बायोस्फीयर रिजर्व, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सी ओनली। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व में आप जो है उसी प्रजाति का कंजर्वेशन उसके नेचुरल हैबिटेट में ही कर रहे हैं, उसको कहीं निकाल कर बाहर ले जाने का काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, दैट इज अ इन सीटू। नंबर नेक्स्ट स्लाइड, विच among the following is the correct order of biological organization starting individual within the biosphere। तो एक चीज है, एक कॉन्सेप्ट है बेसिकली इकोलॉजी में, और वो कॉन्सेप्ट है इकोलॉजिकल हायरार्की की। तो उसको चलो देख लेते हैं। इकोलॉजिकल हायरार्की की कॉन्सेप्ट है
तरह से पिरामिड बना लेते हैं। इकोलॉजिकल हायरार्की में मतलब क्या होता है कि सबसे पहले जो इकोलॉजी में सबसे बेसिक यूनिट होती है, सबसे नीचे आता है ऑर्गेनिज्म। इकोलॉजी की यूनिट क्या है? दैट इज ऑर्गेनिज्म या जीव, या हिंदी में कह सकते हैं जन। कई एक ही तरह प्रकार के जीवों के समूह को हम कहते हैं पॉपुलेशन। हिंदी में क्या कहेंगे? ऑर्गेनिज्म को हिंदी में कहते हैं जीव या जन, और इसको कहेंगे जन की संख्या, दैट इज जनसंख्या, जनसंख्या। ठीक है। फिर उसके बाद पॉपुलेशन के बाद जो है जो नई चीज स्टार्ट होती है, दैट इज नोन एज कम्युनिटी। ठीक है। जब अलग अलग जातियों की पॉपुलेशन एक साथ आकर मिल जाती है तो इसको हम कहते हैं कम्युनिटी, या हिंदी में नाम होता है समुदाय। क्या कहते हैं? समुदाय। ठीक है। फिर इसके बाद आता है समुदाय। जब आपका बेसिकली ऊपर का जो कॉन्सेप्ट आएगा, ये सारे के सारे लोग जीवित होते हैं, इनके साथ जब हम उनका निर्जीव इन्वायरमेंट मिला जाते हैं तो एक नई चीज बनकर तैयार, नया सिस्टम बनकर तैयार होता है, जिसको कहते हैं इको सिस्टम। फिर आपका आएगा, इससे बड़ी यूनिट आएगी लैंडस्केप, फिर आपका आ जाएगा बायोम। ठीक है। फिर आपका बायोस्फीयर। इस तरह से जो है ऑर्गेनिज्म से शुरू करते हैं और इकोलॉजिकल हायरार्की चलती रहे, आगे बढ़ती जाती है। इकोलॉजिकल हायरार्की में सबसे पहले आता है ऑर्गेनिज्म, फिर आती है पॉपुलेशन, फिर आती है कम्युनिटी, फिर आता है इकोसिस्टम, लैंडस्केप, बायोम और बायोस्फीयर। तो चलो देखते हैं इसमें कौन सा सही क्रम है। तो इस सारे क्रम में अगर मैं देख रहा हूँ, पॉपुलेशन ठीक है, सही है, पॉपुलेशन पहला है, फिर बायोम, इकोसिस्टम नहीं, ये नहीं होगा, पिरामिड के हिसाब से सही नहीं है। बायोम पहले ना, ये भी नहीं सही है। इकोसिस्टम पहले होता है पहले स्टेप पे, नहीं, डी पे चलते हैं। पॉपुलेशन आ रहा है, हाँ ठीक है, पॉपुलेशन हुआ। उसके बाद दूसरे नंबर पे क्या है? कम्युनिटी। तो देख रहे हैं, हाँ पॉपुलेशन के बाद क्या आती है? कम्युनिटी आती है। कम्युनिटी के बाद क्या आता है? इको सिस्टम आता है, और इको सिस्टम के बाद लैंडस्केप इसमें मिस है। लैंडस्केप की जगह के बाद क्या आ जाता है? बायोम। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? दैट इज डी। ठीक है, इसका याद कर लीजिएगा, दैट इज नोन एज इकोलॉजिकल हायरार्की। नंबर नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। अकॉर्डिंग टू IUCN, International Union of Conservation of Nature, a species is considered to be extinct if it has not been seen in its natural habitat for how many years? IUCN के अनुसार एक प्रजाति को विलुप्त माना जाता है यदि वह अपने प्राकृतिक आवास में नहीं देखा गया है। कितने सालों से? 25 सालों से, या 40 सालों से, या 50 सालों से, या नन ऑफ दीज, निम्नलिखित में से कोई नहीं। तो ऐसा है कि IUCN जो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर है, जो कि बेसिकली किताब छापती है, जिसका किताब पब्लिश करती है, जिसे कहते हैं रेड डाटा बुक। शुरुआत में IUCN जो है वो मानती थी अगर किसी भी पर्टिकुलर जीव जाति को 50 सालों तक प्राकृतिक आवास में ना देखा जाए तो उसे हम एक्सटिंक्ट मान लेते हैं। लेकिन फिर बाद में IUCN ने अपनी परिभाषा बदल दी है और अपने क्राइटेरिया चेंज कर दिया, और अब वो कहती है कि कोई पर्टिकुलर समय सीमा नहीं तय है। अगर लंबे समय तक नहीं देखा, 50 साल 100 साल में, क्योंकि कुछ जातियां जो हैं वो 50-50 साल तक भी नहीं देखी गई थी, उनको एक्सटिंक्ट घोषित कर दिया गया था, बाद में वो मिल गई। इसलिए समय सीमा को अब IUCN ने समाप्त कर दिया है। ठीक है। तो अब जो है इसका सही जवाब होगा दैट इज नन ऑफ दीज। पहले कितना वर्ष था? पहले 50 वर्ष था, लेकिन अब जो है इस पे सही जवाब आ जाएगा दैट इज नन ऑफ दीज। नेक्स्ट स्लाइड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्पीशीज ऑफ टॉलेस्ट लिविंग ट्री इन द वर्ल्ड? निम्नलिखित में से कौन सी वृक्ष प्रजाति विश्व की सबसे ऊंची जीवित प्रजाति है? और लगभग बहुत सारे बच्चों को पता होगा। द राइट आंसर इज जियांट सिकोया। ठीक है। कौन सा पेड़ है? सिकोया का वृक्ष है। ये कैलिफोर्निया USA में पाया जाता है। दुनिया का सबसे ऊंचा पेड़ है। अगर नहीं भी पता होगा तो जनरल नॉलेज बढ़ाने के लिए इसे याद कर लेना। दुनिया का सबसे बड़ा वृक्ष जो है वो कौन सा है? दैट इज नोन एज जियांट सिकोया। ठीक है। इसमें कोई, ये बहुत नॉर्मल सा जीके की बात है। द ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव इज, ग्रेट ग्रीन वॉल पहल है। चलिए देखते हैं क्या है। तटीय क्षेत्रों में मृदा क्षरण की रोकथाम हेतु एक वृक्षारोपण अभियान, अ प्लांटेशन ड्राइव इन कोस्टल रीजन टू चेक सॉइल इरोजन। जी नहीं, ये नहीं है। अ प्रोग्राम टू इरेडिकेट पॉलीथीन फ्रॉम एनवायरनमेंट, ये भी नहीं। अ फाइट अगेंस्ट स्टबल बर्निंग दैट कॉजेज राइज इन एयर पॉल्यूशन इन दिल्ली, जी नहीं, ये भी नहीं। तो ऑप्शन डी बच रहा है। चलो इसे देखते हैं। एंड अफ्रीका फ्लैगशिप प्रोग्राम टू कॉम्बेट द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, बिल्कुल सही। एंड डिजर्टिफिकेशन, तो बेसिकली अफ्रीका में जो मरुस्थल है उसका प्रसार हो रहा है, उस प्रसार को रोकने के लिए एक पहल शुरू की गई है, और उस पहल का नाम है दैट इज नोन एज द ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव। ठीक है। तो ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव जो है वो मरुस्थलीकरण या डिजर्टिफिकेशन को रोकने के लिए जो है वो एक पहल है। ठीक है, याद कर लीजिएगा। द ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव is a flagship program to combat the effect of climate change and desertification in Africa. Number next, consider the following statement regarding biogeochemical cycles.
या भू रासायनिक सबचक्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। द सेडिमेंट्री साइकिल्स आर कंसिडर एज परफेक्ट, जो अवसादी चक्र को संपूर्ण माना जाता है। नंबर नेक्स्ट, इन गैसियस साइकिल द रिजर्वायर ऑफ वाटर इज अर्थ क्रस्ट। एक गैसीय चक्र में जल का स्रोत भू प्रपृति या जमीन की जो क्रस्ट है वो होती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए, ऐसा है कि जो सेडिमेंट्री साइकिल्स होते हैं, सेडिमेंट्री साइकिल्स को परफेक्ट नहीं माना जाता। ये बिल्कुल गलत कथन है। क्यों नहीं माना जाता है? परफेक्ट साइकिल वो है जिसमें जितने भी तरह के सामान है, जितना भी पदार्थ है, वो पूरा का पूरा जिस पॉइंट से शुरू हो उसी पॉइंट पर आगे चलकर चाहे 10 साल, 20 साल, 100 साल के बाद वहां पर पहुंच जाए। जैसे कि हम लोग पढ़ते थे बचपन में जल चक्र, वाटर साइकिल। चलो वाटर साइकिल एक बार जरा देख लेते, परफेक्ट साइकिल है। तो वाटर साइकिल में हमने पढ़ते थे कि समुद्र है, सी है या ओशियन है, ओशियन से पे क्या पड़ा? सूर्य का प्रकाश पड़ा, जिसकी वजह से क्या बन गए? बादल बन गए। बादल कहाँ पहुंचे? जमीन पर पहुंचे, ये पहाड़ हैं। और ये बादल कहाँ पहुंच गए? पहाड़ों पे पहुंच गए। और पहाड़ों पे क्या कर दी इन्होंने? बारिश कर दी। और बारिश के बाद ये सारा का सारा पानी बह के कहाँ पहुंच गया? वापस समुद्र में पहुंच गया। तो जितना पानी निकला था समुद्र से, वापस उतना ही पानी समुद्र में पहुंच गया। तो कैसा साइकिल है? ये परफेक्ट साइकिल है। लेकिन जो सेडिमेंट्री साइकिल होते हैं, अवसादी जो होते हैं, जैसे कि बहुत सारा पदार्थ जो है चट्टानों के रूप में कन्वर्ट हो जाए, तो ऐसे साइकिल जो होते हैं वो परफेक्ट नहीं होते, क्योंकि बहुत सारा जो पदार्थ है इस साइकिल में, जो मटेरियल है, वो अवसाद के रूप में स्टोर हो जाता है और वो वापस रिसाइकिल नहीं होता है। तो ये ऑप्शन गलत है। सेडिमेंट्री साइकिल्स आर कंसिडर एज परफेक्ट। नो, दे आर नॉट परफेक्ट, क्योंकि वो उनमें बहुत सारा मटेरियल जो है वो साइकिल से बाहर चला जाता है, स्टोर हो जाता है। ठीक है, नंबर 2 पे चलते हैं। इन अ गैसियस साइकिल द रिजर्वायर ऑफ वाटर इज अर्थ क्रस्ट। जी नहीं, गैसियस साइकिल में रिजर्वायर ऑफ वाटर अर्थ क्रस्ट नहीं होती है। या तो वो क्या होगा? कोई एक्वेटिक बॉडी होगी जहां से पानी निकल रहा है, ठीक है, जहां पानी इकट्ठा है, रिजर्वायर है। या फिर अर्थ का एटमॉस्फेयर है, वहां पर पानी इकट्ठा हो रहा है। जमीन से कहां पानी निकलता है? ठीक है, तो अपने आप में ही गलत स्टेटमेंट है। तो गैसियस साइकिल जो है जमीन की सतह पे, सरफेस पे, इसमें जो रिजर्वायर ऑफ वाटर है वो अर्थ क्रस्ट नहीं होती। तो इसका जाहिर सी बात है, इसमें से दोनों ही स्टेटमेंट हमारे गलत हो गए हैं। ना स्टेटमेंट नंबर 1 सही है, ना स्टेटमेंट नंबर 2 सही है। तो सही स्टेटमेंट हो जाएगा नीदर 1 और 2, दोनों में से कोई भी नहीं है। ये थे आपके इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस जिन्हें आज हम लोगों ने डिस्कस किया। ये सीरीज इसी तरह से जारी रहेगी। आपको ये सवाल कैसे लगे कमेंट करके बताइएगा, और फिर मुलाकात करते हैं नेक्स्ट टाइम पे। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।